Hello everyone, I am your educator Jashan and I welcome you to Arpita Sharma classes. This lecture will be on Political Theories chapter number 4, which is Social Justice. Students, you can subscribe to Arpita Sharma classes for daily The Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQs for prelims preparation, strategy classes for UPSC CSE, polity classes and much more. You can also subscribe to our Telegram channel, which is Simplifying UPSC with Ease, to get class notes, PDFs and other notifications. Arpita ma'am also takes live classes on Unacademy Plus. You can use code SharmaYT10 to get 10% discount there. Let's come to the topic for today, which is social justice. Students, वर्ल्ड ओवर ही डिफरेंट सोसाइटीज़ में एशियन टाइम से ही जस्टिस की बहुत इंपॉर्टेंस रही है. जैसे क्या है, इंडिया में क्या था, सोशल जस्टिस को धर्म के साथ एसोसिएट किया जाता था. ठीक है कि और ये प्राइमरी ड्यूटी मानी जाती थी एक किंग की कि उन्होंने धर्म मेंटेन करना है, धर्म या जस्ट सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है. जस्ट धर्म इज जस्ट सोशल ऑर्डर. ठीक है, वैसे ही चाइना के जो कन्फ्यूशियस हैं उनका कहना था कि किंग्स शुड मेंटेन जस्टिस बाय पनिशिंग द रॉन्ग डूअर्स एंड रिवार्डिंग द वर्चुअस. वैसे ही ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने अपने बुक द रिपब्लिक में भी जस्टिस या सोशल ऑर्डर मेंटेन करने की इंपॉर्टेंस के बारे में लिखा है. उनका ये कहना था कि लॉज को फॉलो करना इन द एंड हमारे खुद के बेनिफिट के लिए ही है. जो जस्टिस है स्टूडेंट्स, इट रिक्वायर्स टू गिव ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल इंडिविजुअल्स. ठीक है, जस्टिस का मतलब ये है कि सोसाइटी के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको उनकी ड्यू और इक्वल कंसिडरेशन मिलनी चाहिए. अब हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस. ये सोशल जस्टिस कैसा होना चाहिए, कि सोशल जस्टिस को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसका कुछ एक व्यू पॉइंट नहीं है. इसके काफ़ी प्रिंसिपल्स फेमस हैं जिसमें से हम डिस्कस करेंगे. जो फर्स्ट है, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स. ठीक है, हमने अभी देखा कि सोशल जस्टिस कैसे इम्पार्ट किया जा सकता है, बाय गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू ऑल इंडिविजुअल्स. ठीक है, अब ये एक सिंपल मैटर नहीं है कि हर पर्सन को, हर इंडिविजुअल को उसका शेयर, उसका ड्यू कैसे मिले. तो इसके लिए बहुत प्रिंसिपल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे. जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, ये कहता है कि ऑल ह्यूमंस डिजर्व इक्वल राइट्स एंड इक्वल ट्रीटमेंट. ठीक है, कि सोसाइटी में जितने भी रहने वाले ह्यूमंस हैं उनके ऊपर एक तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनके साथ एक तरह के राइट्स होने चाहिए उनके लिए. और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए मोस्टली सारी ही लिबरल डेमोक्रेसीज में क्या है, राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं. सिविल राइट्स जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड पॉलिटिकल राइट्स जैसे राइट टू वोट. राइट टू वोट क्या करता है, इट इनेबल्स पीपल टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस. एंड सर्टेन सोशल राइट्स भी दिए गए हैं जिसमें है राइट टू एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज विद अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. ठीक है, और फर्दर सोशल राइट्स में ये भी आता है कि जो डेमोक्रेसीज हैं वो इंश्योर कर रही हैं कि लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, कास्ट, रेस और जेंडर. तो ये था स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, के सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए और उनके पास सिविल, पॉलिटिकल और सोशल राइट्स होने चाहिए जो सब में बराबरता लेकर आए. ठीक है, सेकेंड जो प्रिंसिपल है सोशल जस्टिस का है वो है प्रोपोर्शनेट जस्टिस. स्टूडेंट्स, ये इक्वल जस्टिस के बिल्कुल अलग है. ठीक है, कई बार ऐसे सरकमस्टांसेस होते हैं कि जिसमें हमें लगता है कि अगर हम सभी लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे तो वो एक तरह से अनजस्टिस हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार कुछ लोगों ने ज़्यादा एफर्ट डाला होता है और कुछ लोगों ने कम एफर्ट डाला होता है. जैसे कि अगर ये बोला जाए कि जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, जितना मर्जी अच्छा उनका आंसर हो या जितना मर्जी उन्होंने एफर्ट डाला हो, हम सभी को एक जैसे नंबर देंगे, जैसे कि हम सभी को 40 मार्क्स देंगे. तो ये एक तरीके से किया तो उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट गया है, लेकिन ये जस्टिस नहीं है, ये अनजस्टिस हो गया, इनजस्टिस हो गया. क्योंकि वो जो डिफरेंट स्टूडेंट्स थे उन्होंने अलग अलग तरह का एफर्ट पुट किया था. जिन्होंने ज़्यादा एफर्ट पुट किया था, ज़्यादा हार्डवर्क किया था, वो ज़्यादा मार्क्स डिजर्व करते थे, रेदर जिन्होंने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं पुट किया था उनके कंपैरिजन में. तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जस्टिस वुड मीन रिवार्डिंग पीपल इन प्रोपोर्शन टू देयर स्केल एंड क्वालिटी ऑफ देयर एफर्ट.
कि ऐसे केसेस में ऐसा होना चाहिए कि लोगों को अपने एफर्ट के हिसाब से रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ठीक है। और देखिए बहुत सारे हमारी सोसाइटी में काम ऐसे हैं जिनमें क्या है, डेंजर्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, एफर्ट ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, स्किल ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो वो वाले जो काम हैं, वो वाले जो प्रोफेशंस हैं, दे दे शुड बी गेटिंग मोर रिवार्ड्स। बट क्या है, जनरली जैसे क्या होता है, माइनर्स होते हैं, पुलिसमैन होते हैं, इनके लाइफ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, पर बहुत बार इनको अपने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग जो है रिवॉर्ड्स नहीं मिल पाते, ठीक है। सोसाइटी में जस्टिस लाने के लिए क्या चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट नीड्स टू बी बैलेंस्ड विद प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट क्या था कि सबको एक जैसा ट्रीटमेंट दो, और प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है कि जितना एफर्ट पुट किया गया है उसके अकॉर्डिंग रिवार्ड मिलना चाहिए। तो सोसाइटी में क्या है, जो गवर्नमेंट्स हैं, जो उनको क्या है, इन दोनों प्रिंसिपल्स के बीच में एक तरह का बैलेंस बिठाना होता है। जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स, ठीक है। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि जस्टिस प्रमोट करने के लिए हमें कुछ लोगों की स्पेशल नीड्स को ध्यान में रखना पड़ेगा रिवॉर्ड्स और ड्यूटीज देते समय, ठीक है। तो जब हम कुछ लोगों की स्पेशल नीड्स को ध्यान में रखेंगे तो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, ये बल्कि ये उसको एक्सटेंड ही करता है, ठीक है। क्योंकि because the principle of treating equals equally could imply that people who are not equal in certain important respects could be treated differently, ठीक है। स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि स्पेशल नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम उन स्पेशल नीड्स जिन लोगों को चाहिए उनके साथ अलग से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पर ये ज़रूरी है, ये प्रिंसिपल के इक्वालिटी को क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। क्योंकि अगर हम उनके साथ भी बाकी लोगों जैसा ट्रीटमेंट करेंगे तो सोसाइटी में जस्टिस प्रिवेल नहीं होगा, इक्वालिटी नहीं आएगी, रैदर सोसाइटी और अनइक्वल हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगर कुछ ऐसे पर्सन हैं जो मतलब जो चल के नहीं जा सकते किसी पब्लिक प्लेस को देखने के लिए, तो उनके लिए रैंप की प्रोविजन होनी चाहिए, ठीक है। तो उनके लिए हमें ये स्पेशल ट्रीटमेंट रखना पड़ेगा, पर क्या है, ये स्पेशल प्रोविजन के बाद वो लोगों की इक्वल बन पाएंगे, ठीक है। Physical disabilities, age or lack of access to good education and health care are some of the factors considered grounds for special treatment in many countries. ये वो वाले फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट का ग्राउंड माना जाता है। जैसे अगर किसी पर्सन को कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, स्पेशल प्रोविजंस चाहिए ताकि वो लोगों के बराबर आ सके, ठीक है। या एज के मैटर से, या लैक ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन और हेल्थ केयर के कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी अगर हमारे ऐसे हैं कि जिनके पास गुड हेल्थ केयर को अफोर्ड करने की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, गुड एजुकेशन को अफोर्ड करने की फैसिलिटी नहीं है, अगर उन्हें स्टेट ये प्रोवाइड करेगी स्पेशल ट्रीटमेंट के थ्रू, तभी वो बाकी लोगों के साथ compete कर पाएंगे। और स्टूडेंट्स हमारे केस में ये था, हमारी कंट्री के केस में, कि ये जो ग्राउंड्स थी ना, these were often combined with social discrimination on grounds of caste, कि लोगों के पास गुड एजुकेशन को अफोर्ड करने की क्षमता तो नहीं थी, साथ के साथ इन केसों में ये भी था कि उन्हीं लोगों के साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी किया जा रहा था कास्ट के ग्राउंड्स पे। इसलिए क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन और कोटास का प्रोविजन रखा गया ताकि उनके साथ जो इतना इनजस्टिस हुआ है उसकी कुछ हद तक भरपाई की जा सके, ठीक है। स्टूडेंट्स जो हमने ये 3 प्रिंसिपल्स देखे हैं सोशल जस्टिस के, गवर्नमेंट्स के लिए कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इनको हार्मोनाइज करना। कई बार क्या होता है कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट करते करते कई बार हम उसको रिवार्ड टू मेरिट के अगेंस्ट ले जाते हैं, कि इक्वालिटी को ट्रीटमेंट करते करते कई बार क्या होता है कि जिन्होंने एफर्ट ज़्यादा पुट किया उनको उतना रिवार्ड मिल नहीं पाता, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम रिवॉर्ड की तरफ देखें कि जिन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है या जिन्होंने ज़्यादा एफर्ट पुट किया, अगर हम उन्हें ज़्यादा मेरिट दें तो क्या होता है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो पीछे रह जाती हैं, ठीक है। क्योंकि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस थे सोसाइटी के, उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ ही नहीं थी कि वो इतना एफर्ट पुट ऑन कर पाते, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो इन तीनों प्रिंसिपल्स को कोऑर्डिनेट करके एक जस्ट एंड ह्यूमेन सोसाइटी की
को आगे लेकर आए। ठीक है, अब हमने डिस्कस किया कि कैसे गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है और एक जस्ट सोसाइटी को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो अब हम जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। स्टूडेंट्स, सोशल जस्टिस को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट्स की ये ड्यूटी होती है that they have to ensure that laws and policies treat individuals in a fair manner। ठीक है, कि गवर्नमेंट्स को ऐसे लॉज बनाने होते हैं और ऐसी पॉलिसीज क्रिएट करनी होती हैं जो कि सभी इंडिविजुअल्स को एक फेयर तरीके से, ठीक है, विदाउट एनी बायसनेस सबको ट्रीट करें। ठीक है, मतलब उनको अनबायस्ड लॉज बनाने हैं। और उसके साथ ही साथ क्या है, उनको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो जस्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। मतलब जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो सबको मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के पास सारी गुड्स हैं, सारी सर्विसेज हैं और बाकी लोग बिल्कुल ही डिवॉइड है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि अगर किसी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक या सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं कि कई लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, इकोनॉमिक माइट जिनका बहुत ज़्यादा है, और बाकी लार्ज पॉपुलेशन किसी सोसाइटी की ऐसी है कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रही है, तो इस केस में क्या है कि गवर्नमेंट्स को कई बार जो है रिसोर्सेज हैं सोसाइटी को वो रीडिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो सके। ठीक है, ताकि जो सारे लोग हैं, मतलब जो मार्जिनलाइज सेक्शन को बिलोंग करते हैं या जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, उनको भी कुछ बेसिक क्वालिटी मिले लाइफ कंडीशंस की और अपॉर्चुनिटीज मिले ताकि वो जो अपना पोटेंशियल है वो रियलाइज कर सके। ठीक है, तो इसके लिए इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे अनटचेबिलिटी को रिमूव किया गया है और बहुत सारी स्टेट्स ने लैंड रिफॉर्म्स भी किए ताकि जो एक्सेस लैंड है वो रीडिस्ट्रीब्यूट की जा सके और जो बहुत गरीब लोग हैं उनके पास भी कुछ लैंड आ सके। तो इसमें हम देखते हैं जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, स्टूडेंट्स, जो जॉन रॉल्स हैं ये बहुत फेमस पॉलिटिकल थिंकर हैं। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि अगर हम किसी से पूछें कि वो कैसी सोसाइटी में रहना चाहते हैं, ठीक है, तो वो जो पर्सन है ऐसी सोसाइटी को चूज करेगा जो उसे एक प्रिविलेज पोजीशन देती है। ठीक है, उनका ये कहना था कि जो नॉर्मल लोग हैं अगर हम उनसे पूछते हैं कि हाँ आप कैसी सोसाइटी में रहना चाहते हैं, वो ऐसी सोसाइटी की बात करेंगे जिसमें उनकी खुद की पोजीशन जो है वो प्रोमिनेंट हो, प्रिविलेज्ड पोजीशन हो। ठीक है, स्पेशली उस केस में जब इस डिसीजन से उनके बच्चों पर फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, जब इस डिसीजन से उनके बच्चों को कैसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कैसी लाइफ मिलेंगी, इस पे डिफरेंस आएगा। उनका ये कहना था कि इस केस में पर्सन जो है सोशल जस्टिस के बारे में नहीं सोचता, दूसरों के बारे में नहीं सोचता, एक रैशनल तरीके से अपने बारे या अपनी आने वाली जनरेशन के बारे में सोचता है। ठीक है, तो जॉन रॉल्स का ये कहना था कि इस केस में तो फिर हमारी सोसाइटी फेयर नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने एक तरीका बताया कि जिससे जो सोसाइटी है वो फेयर और जस्ट दोनों हो सके। उन्होंने बोला कि हमको इमेजिन करना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में जिसमें हमने डिसीजन लेना है कि सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है कि उस सोसाइटी में हमारी पोजीशन कौन सी है। ठीक है, कि किसी पर्सन को ये डिसीजन तो लेना है कि उसको बताना है कि सोसाइटी को हम कैसे ऑर्गेनाइज करें, लॉज कैसे होने चाहिए, फैसिलिटीज कैसे होने चाहिए, कि क्या गरीबों को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कि नहीं, क्या उनको बेसिक एजुकेशन का हक होना चाहिए या नहीं, या फिर हम ऐसे ओपन मार्केट ही रखेंगे सिर्फ कि जिसके पास पैसा है वही सभी चीज़ें अफोर्ड कर पाएगा। तो ये डिसीजन करना है किसी पर्सन को। लेकिन क्या है इसमें उन्होंने क्या कंडीशन रखी है जॉन रॉल्स में, कि उस पर्सन को पता नहीं है कि मैं उस सोसाइटी में कौन सी पोजीशन पे हूँगा, कि क्या मैं गरीब हूँगा या मैं अमीर हूँगा या मैं मिडिल क्लास को बिलोंग करूँगा। ठीक है, तो जॉन रॉल्स का ये कहना था कि जब हमें पता नहीं होता कि हम कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे सोसाइटी में और हमें कौन कौन से रिसोर्सेज ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, तो हम ऐसे डिसीजन को सपोर्ट करेंगे कि जिसमें जो रूल्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के वो सारे मेंबर्स के लिए फेयर हों।
ठीक है, कि जब हमें पता ही नहीं है कि हम कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करने वाले हैं, कि क्या वो पर्सन पुअर होने वाला है उस सोसाइटी में या फिर वो एक प्रिविलेज्ड पोजीशन को बिलोंग करेगा। जब उसे पता ही नहीं है तो वो कैसी सोसाइटी बनाना चाहेगा? वो एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहेगा कि विच इज़ फेयर टू ऑल मेंबर्स, कि अगर वो किसी गरीब परिवार में भी पैदा होता है या वो बहुत गरीब है अपनी लाइफ में, तो फिर भी उसके लिए ठीक ठाक रूल्स होने चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बसर कर पाए। और अगर वो प्रिविलेज्ड किसी पोजीशन को भी ऑक्यूपाई कर रहा है, फिर भी उसके ऐसे रूल्स होने चाहिए कि उसके साथ भी इनजस्टिस ना हो। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको उन्होंने व्हील ऑफ इग्नोरेंस बोला था। ठीक है, व्हील का मतलब होता है पर्दा। तो उनका ये कहना था कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, पर्सन डिसाइड तो वैसे ही करेगा जैसे जो उसके खुद के इंटरेस्ट के लिए अच्छा हो, पर क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो कौन सी पोजीशन पे रहने वाला है, देन दिस पर्सन विल इनविजाज द फ्यूचर सोसाइटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वर्स्ट ऑफ। ठीक है, हाँ, कि क्योंकि उसे पता नहीं है उसने कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करनी है, तो वो वर्स्ट पोजीशन को लेकर चलेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो पर्सन है वो ऐसा इंश्योर करेगा कि जो वीकर सेक्शन है उसको भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, शेल्टर है, मतलब जो बेसिक रिसोर्सेज हैं वो तो हर पर्सन को अवेलेबल हो। ठीक है, चाहे वो पर्सन अपर क्लास का पार्ट नहीं भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस क्या कहता है कि आपको पता नहीं है आपने कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चलेंगे कि लेट अस सपोज मैं वीकेस्ट ऑफ द वीकेस्ट सेक्शन में मैं होती हूँ उस सोसाइटी में, तो क्या है वो पर्सन ये सोचेगा ना कि वीकर सेक्शन को भी एटलीस्ट रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज, बेसिक जो कंडीशंस है अच्छी लाइफ जीने की वो मिलनी चाहिए, मतलब सबके पास एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन, हेल्थ एंड शेल्टर की प्रोविजन हो। पर इस केस में क्या होगा कि दोनों चीज हैंड इन हैंड चलेंगी, क्योंकि उस पर्सन को ये नहीं पता कि वो वीकर सेक्शन में होने वाला है उस सोसाइटी में या वेल ऑफ सेक्शन में। ठीक है, तो वीकर सेक्शन का तो उसने अज्यूम कर लिया कि चलो जी वीकर सेक्शन को भी एटलीस्ट बेसिक जो रिसोर्सेज हैं वो मिलने चाहिए, पर कहीं ऐसा हुआ कि वो पर्सन प्रिविलेज्ड सेक्शन को बिलोंग कर गया। ठीक है, तो फिर क्या है, वो ऐसी पॉलिसीज बनाना चाहेगा कि जो वीकर सेक्शन के लिए तो अच्छी हों ही, पर वो बेटर ऑफ के लिए भी बुरी ना हो। ठीक है, कि वो बेटर ऑफ के लिए भी बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रिप ऑफ ना करें। ठीक है, क्योंकि वो पर्सन सोचेगा कि अगर मैं प्रिविलेज्ड पोजीशन में हो गया, अगर मैंने उस सोसाइटी में प्रिविलेज्ड पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली, फिर क्या ऐसा ना हो कि प्रिविलेज्ड के साथ भी धक्का नहीं होगा और वीकर के साथ भी धक्का नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में ऐसे रूल्स बनाए जाएंगे कि पूरी की पूरी सोसाइटी को बेनिफिट हो उनसे। ठीक है, तो जॉन रॉल का ये कहना था कि जो ऐसी फेयरनेस होगी डेट वुड बी द आउटकम ऑफ रैशनल एक्शन, नॉट बेनेवलेंस और जनरोसिटी। इस केस में क्या है स्टूडेंट, जो वो पर्सन था उसने रैशनल तरीके से सोचा कि अगर मैं वर्स्ट केस में हुआ तो वर्स्ट केस के पास भी कुछ बेनिफिट्स होने चाहिए, अगर मैं प्रिविलेज सेक्शन को बिलोंग करूंगा तो उनके भी सारे राइट्स हमने उनसे ले नहीं लेने हैं। तो ये जो फेयरनेस है ये किस चीज का नतीजा है, ये एक रैशनल थिंकिंग के कारण सामने आई है। ठीक है, उन्होंने रैशनल तरीके से सोचा है और ये किसी बेनेवलेंस या जनरोसिटी का नतीजा नहीं है। मतलब जो वीकर सेक्शन को इस केस में राइट्स दिए गए हैं वो जनरोसिटी से या उन पर तरस खाकर नहीं दिए गए, रैशनली सोचकर उसके बाद दिए गए हैं। ठीक है, रॉल्स आर्ग्यूज दैट रैशनल थिंकिंग कैन लीड अस टू फेयर सोसाइटी एंड जज इम्पार्शियली रिगार्डिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट बेनिफिट्स एंड बर्डन्स ऑफ ए सोसाइटी, के रैशनल थिंकिंग के थ्रू ही हम जो बेनिफिट्स और बर्डन्स ऑफ सोसाइटी हैं उनको अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। आगे हम देखते हैं जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है परसुइंग सोशल जस्टिस। ठीक है स्टूडेंट्स, जस्टिस का मतलब ये नहीं होता कि पूर्ण रूप से समानता हो, एब्सोल्यूट इक्वालिटी जस्टिस का मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस सोसाइटी में जरूर होंगे, पर अगर सोसाइटी में डिफरेंसेस जो हैं रिच एंड पुअर के बीच में वो इतने ज़्यादा हैं कि जो पुअर है उनके पास कोई चांस ही नहीं बचता कि वो अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकें, चाहे जितना मर्जी हार्ड वर्क वो कर रहे हो।
अगर इतने ज़्यादा स्टार्क डिफरेंसेस हैं, इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, फिर हम उस सोसाइटी को अनजस्ट सोसाइटी बोलेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट इक्वालिटी होना, पूर्ण रूप से समानता होना पूरी सोसाइटी में, वो रिक्वायर्ड नहीं है, पर जो डिफरेंसेस है वो इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि गरीब लोग जो हैं सोसाइटी के वो अपनी कंडीशन इंप्रूव ही ना कर पाए। तो इसका मतलब क्या है, सोशल जस्टिस देने का मतलब ये है कि सभी लोगों के पास बेसिक मिनिमम कंडीशंस ज़रूर होनी चाहिए जिनसे वो हेल्दी तरीके से जी पाएं, ठीक है, अपनी लाइफ्स को सिक्योर बना पाएं एंड डेवलप देयर टैलेंट्स एज वेल एज इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू परस्यू देयर चोजन गोल्स इन सोसाइटी। ठीक है, कि सबके पास मिनिमम कंडीशंस होनी चाहिए हेल्दी जीवन की, सिक्योर जीवन की, और अपने टैलेंट्स को डेवलप करने की, और ताकि वो अपने गोल्स को चेज कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हमने बोल दिया कि बेसिक मिनिमम कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक मिनिमम कंडीशंस कौन सी होती हैं? जनरली ये एग्री किया जाता है कि बेसिक अमाउंट ऑफ नरिशमेंट नीडेड टू रिमेन हेल्दी, कि इतना खाना ज़रूर हो, अच्छा खाना जिससे पर्सन हेल्दी रह सके, और उसके पास हाउसिंग होनी चाहिए, उसके पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई होना चाहिए, एजुकेशन एंड मिनिमम वेज होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें जो हैं बेसिक कंडीशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या? हेल्दी फूड, हाउसिंग, वाटर, एजुकेशन एंड मिनिमम वेज। क्या है स्टूडेंट्स, अब लोगों को ये बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। लेकिन क्या होता है कि इंडिया जैसे बड़े कंट्रीज में जिसमें नंबर ऑफ पुअर पीपल भी बहुत ज़्यादा हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना कई बार गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके इसके जो अभी हमने देखा जो डिफरेंसेस हैं, तो इसको कैसे डील किया जाए, इसके बारे में दो व्यू पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं। एक है फ्री मार्केट वर्सेस गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, कि क्या हमें फ्री मार्केट इकोनॉमी बनना चाहिए या हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हों। ठीक है, ताकि हम एक जस्ट सोसाइटी का निर्माण कर सकें। स्टूडेंट्स, जो फ्री मार्केट के सपोर्टर हैं, ठीक है, उनका ये मानना है कि जहाँ तक हो सके इंडिविजुअल्स शुड बी फ्री टू ओन प्रॉपर्टी एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स विद अदर्स रिगार्डिंग प्राइसेस एंड वेजेस एंड प्रॉफिट्स। फ्री मार्केट का ये कहना होता है कि जहाँ तक हो सके इंडिविजुअल के पास, जो भी सोसाइटी का मेंबर है, उसके पास ये हक होना चाहिए, उसके पास ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो प्रॉपर्टी खरीद सके, किसी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके, किसी के साथ एग्रीमेंट्स कर सके, प्राइजेस को लेकर, वेजेस को लेकर, प्रॉफिट्स को लेकर। ठीक है, मतलब अगर कोई पर्सन लेटर सपोज कुछ बेच रहा है तो प्राइस को डिसाइड करने का हक उसके पास होना चाहिए, वेजेस वो कितनी लेगा इसका हक उसके पास होना चाहिए, और प्रॉफिट्स को डिसाइड करने का। ठीक है, जो इंडिविजुअल्स हैं किसी सोसाइटी में, दे मस्ट बी फ्री टू कम्पीट विद ईच अदर टू गेन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ बेनिफिट। कि सोसाइटी में फ्री कंपटीशन होना चाहिए। जो फ्री कंपटीशन है वो फ्री मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्री मार्केट क्या कहता है कि पर्सन के पास इतना आज़ादी हो कि वो प्रॉपर्टी खरीद सके, अपनी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सके और एग्रीमेंट्स कर सके प्राइसेस, वेजेस और प्रॉफिट्स के रिलेटेड। ठीक है, जो वेजेस हैं या किसी चीज़ के प्राइसेस हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ टाइम पहले तक इंडिया में क्या था, पेट्रोल की और डीजल की प्राइसेस जो थी वो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाती थी कि यही प्राइसेस होगी। लेकिन अब क्या है, डीरेगुलेशन हो चुका है और मार्केट बेस्ड प्राइसेस होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स जरूर लगाती है, लेकिन जो प्राइसेस हैं वो मार्केट बेस्ड है। जो फ्री मार्केट के सपोर्टर्स हैं, उनका ये मानना है कि अगर हम मार्केट को फ्री छोड़ देते हैं, स्टेट उसमें कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं करती, तो जितनी भी मार्केट में ट्रांजैक्शंस होंगी वो अपने आप ये खुद इंश्योर करेंगी कि जो बेनिफिट्स और ड्यूटीज हैं उनका एक जस्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे फ्री मार्केट होता है कि अगर हम किसी चीज़ की प्राइस जो है वो मार्केट पर छोड़ दें, तो उसमें लेटर सपोज कोई पर्सन जो है बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है, लेटर सपोज वो अनियन को 200 रुपए किलो बेचना चाहता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि कोई और पर्सन होगा जो अनियन को सिर्फ
30 रुपीज़ पर केजी बेच रहा है, तो उस केस में सभी लोग 30 रुपीज़ वाले के पास जाएंगे और जो बहुत महंगा बेच रहा था उसको भी अपने जो प्राइस है वो कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये माना जाता है कि जो फ्री मार्केट है वो अपने आप चीज़ों को ऐसे रेगुलेट कर लेती है कि जितने भी बेनिफिट्स और ड्यूटीज हैं उनका जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ठीक है, कि ठीक ठाक तरीके से काम चलता रहे, मार्केट खुद रेगुलेट करती है ऐसा उनका ये मानना है। फ्री मार्केट में जो बिलीव करते हैं कि फ्री मार्केट में क्या होता है, मेरिट और टैलेंट अपन रिवार्ड होता रहता है। ठीक है, कि जिसने जितना एफर्ट पुट किया उसको उतना रिवार्ड मिल जाएगा, जिसने कम एफर्ट पुट किया उसको कम रिवार्ड मिल जाएगा। ठीक है, ये फ्री मार्केट का एक बेनिफिट माना जाता है। लेकिन क्या है स्टूडेंट्स, आज के केस में बहुत सारे जो फ्री मार्केट के सपोर्टर्स हैं वो भी एब्सोल्युटली अनरेगुलेटेड मार्केट्स नहीं चाहते हैं, वो भी नहीं ये चाहते कि पूर्ण मार्केट्स पूरी अनरेगुलेटेड ही हों। ठीक है, खासकर जब ग्रेट डिप्रेशन आया था ये 20s में अमेरिका में, उसके बाद तो जो थिंकर्स हैं ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट भी करते थे वो भी ये मानने लगे हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रेगुलेशन जरूर होना चाहिए कि नॉर्मल केसेस में तो आप फ्री मार्केट को चलने दो, लेकिन अगर कोई अब नॉर्मल सिनेरियो आ गया है कि कंडीशन जो है वो बहुत बुरी होती जा रही है तो उस केस में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी होनी चाहिए। ठीक है, मैनी थ्योरिस्ट्स आर नाउ विलिंग टू एक्सेप्ट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अब वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। फॉर इंस्टेंस, स्टेट्स कुड स्टेप इन टू इंश्योर बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ऑल पीपल सो दैट दे आर एबल टू कम्पीट ऑन इक्वल टर्म्स। ठीक है, बहुत सारे लोग अब ये मानते हैं कि फ्री मार्केट तो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो लोग बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को बिलोंग करते हैं उनके लिए गवर्नमेंट कुछ बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंश्योर करे ताकि वो भी बाकी लोगों के साथ compete तो कर सकें। अगर फ्री मार्केट जो है कंपटीशन में बिलीव करती है तो सभी लोगों को एटलीस्ट कंपटीशन के लायक तो बनाना होगा। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को कुछ बेसिक मिनिमम कंडीशंस ऑफ लाइफ मिलनी चाहिए और वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, पर उनका ये भी मानना है कि the most effective way of providing people with basic services might be to allow markets in healthcare, education and such services to develop। उनका ये बोलना है कि अगर जब आपने बेसिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है तो उस केस में भी मार्केट्स तो अलाउड होनी चाहिए। जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है या एजुकेशन प्रोवाइड करना है तो एटलीस्ट आप प्राइवेट सेक्टर को हेल्थ केयर में एंटर तो होने दो ना। मतलब प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स तो बनाए, प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स तो बनाए। ठीक है, उनका ये कहना है कि प्राइवेट एजेंसीज शुड बी इनकरेज टू प्रोवाइड सच सर्विसेज। ये जो प्राइवेट एजेंसीज हैं वो इन सब सर्विसेज को प्रोवाइड करें, जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज को अच्छे हॉस्पिटल्स बना के, एजुकेशन को अच्छे स्कूल्स बना के। और स्टेट का क्या काम होगा, स्टेट पॉलिसी शुड ट्राई टू एम्पावर पीपल टू बाय दो सर्विसेज। स्टेट का ये काम हो कि वो मार्जिनलाइज सेक्शन को भी एम्पावर करे कि वो उन सर्विसेज का लाभ उठा सके। ठीक है, कि इनका ये कहना है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो अच्छे हॉस्पिटल बनाए और जो गवर्नमेंट सेक्टर है या तो वो पुअर पीपल को जॉब्स प्रोवाइड करे कि वो अच्छे अस्पताल से अपना इलाज करवा सके या फिर उनको कोई और तरीके का बेनिफिट्स, ठीक है, उनके फीस माफ़ की जाए, ऐसे कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करे। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और स्टेट को क्या करना है, लोगों को एम्पावर करना है कि वो उन सर्विसेज को बाय कर सके। It is necessary for the state to give special help to old and sick who cannot compete। तो इसके साथ ही क्या है, स्टेट को एक लॉज एंड रेगुलेशन का फ्रेमवर्क बना के रखना होगा। ठीक है, ताकि इंडिविजुअल्स के बीच में जो कंपटीशन है वो फेयर रह सके। जो फेयर मार्केट के प्रोपोनेंट्स हैं उनका ये कहना है कि फेयर मार्केट इज़ द बेसिस ऑफ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी, कि फेयर मार्केट एक फेयर और जस्ट सोसाइटी का निर्माण करती है। ठीक है, क्योंकि क्या है, जो फ्री मार्केट होती है ना स्टूडेंट्स, वो किसी के कास्ट के बारे में, रिलीजन के बारे में नहीं देखती। ठीक है, इट डजंट सी वेदर यू आर ए मैन और अ वुमेन। वो
it is neutral and concerned with the talents and skills that you have. ठीक है, if you have the merit then nothing else matters. फ्री मार्केट में क्या होगा कि अगर कोई पर्सन टैलेंटेड है, अगर उसके पास स्किल्स हैं, तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, चाहे वो कौन सी भी कास्ट को बिलोंग कर रहा है, कौन से रिलीजन को बिलोंग कर रहा है, या कोई भी जेंडर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, फ्री मार्केट जो है वो इन सब डिस्क्रिमिनेशंस को मिटा रही है और एक फेयर सोसाइटी का निर्माण कर रही है। ठीक है, अगर किसी पर्सन के पास मेरिट है तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा ही, ऐसा फ्री मार्केट का कहना है। अब हम कुछ मेरिट्स डिस्कस करते हैं कि जो फ्री मार्केट के प्रोपोनेंट्स हैं वो क्या मेरिट्स बताते हैं उनके। ये बोला जाता है कि फ्री मार्केट्स जो है वो कंज्यूमर को ज़्यादा चॉइसेस देती है। ठीक है, फ्री मार्केट में वी कैन चूज द राइस वी ईट, कि हमें कौन से चावल खाना है, कौन सी वैरायटी का खाना है या नहीं खाना है, कौन से स्कूल में हम अपने बच्चों को भेजेंगे। ठीक है, तो फ्री मार्केट में क्या है, कंज्यूमर्स को बहुत सारी चॉइसेस मिलती हैं, प्रोवाइडेड उनके पास वो चॉइसेस को लेने के, ठीक है, पैसे हों, मतलब वो अफोर्ड कर सकते हो ये सब चीज़ें, वो अफोर्ड कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट फूड्स, वो अफोर्ड कर सकते हो महंगे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो उनकी कैपेसिटी टू पे पे डिपेंड करेगा। अदरवाइज जो फ्री मार्केट है वो बहुत चॉइसेस देती है। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या होता है स्टूडेंट्स, जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं, वो जो प्राइवेट सेक्टर है उसका मेन मोटिव, उसका फर्स्ट मोटिव प्रॉफिट रहता है हमेशा। ठीक है, तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो अनप्रॉफिटेबल मार्केट्स में कई बार नहीं जाता। ठीक है, जैसे हम देखेंगे कि रूरल एरियाज में बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल्स नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे। ठीक है, अनप्रॉफिटेबल एरिया होता है, वहाँ पे वो नहीं जाते। ठीक है, सेम वे हेल्थ केयर में भी ऐसा ही होगा, हाउसिंग में भी ऐसा ही होगा। तो इस केस में क्या है, गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ता है ताकि जो अनप्रॉफिटेबल मार्केट्स हैं, ठीक है, जिनमें प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला, वहाँ पर भी जो लोग हैं उनकी बेसिक नीड्स को कैटर किया जा सके। तो उस केस में गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ता है, या तो वो खुद वो वाली सर्विसेज प्रोवाइड करे, या फिर वो प्राइवेट सेक्टर को कोई ना कोई इंसेंटिव दे कि आप, हाँ जी, अगर आप रूरल एरिया में कोई स्कूल खोल रहे हैं या हॉस्पिटल खोल रहे हैं तो आपको ये टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे या ये इंसेंटिव्स मिलेंगे। सेकेंडली जो कहा जाता है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर में, फ्री मार्केट में जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज होती है वो गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा बढ़िया होती है, कि क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। लेकिन इस केस में क्या है स्टूडेंट्स, कि कई बार क्वालिटी तो अच्छी होती है लेकिन कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा होती है कि हर पर्सन अफोर्ड नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस केस में डिबेट में दोनों साइड के आर्गुमेंट्स हमारे पास आते ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि बहुत बार ये देखा गया है जो फ्री मार्केट्स हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो जो पहले से ही प्रिविलेज सेक्शन है उसके फेवर में वर्क करती हैं। ठीक है, फ्री मार्केट ऑफन एग्जिबिट्स ए टेंडेंसी टू वर्क इन फेवर ऑफ ऑलरेडी प्रिविलेज्ड। ठीक है, तो इस केस में बहुत लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए स्टेट को आना पड़ता है सीन में। स्टेट शुड स्टेप इन टू सी whether the basic facilities are made available to all members of society or not। ठीक है, कि अगर फ्री मार्केट सिर्फ प्रिविलेज्ड के बारे में देखने लग जाए तो स्टेट को स्टेप इन करना ही पड़ेगा ताकि जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो सबको प्रोवाइड की जा सके। स्टूडेंट्स, ये डिबेट तो चलती रहती है लेकिन क्या है, हमें दोनों साइड की चीज़ें देखनी होती हैं ताकि हम एक अच्छे सोल्यूशन पे पहुंच सके। ठीक है, दिस वॉज ऑल फॉर द टॉपिक ऑफ सोशल जस्टिस। थैंक यू।